नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। समृद्धि शास्त्र में आपका स्वागत है। आज एक और शास्त्रा, एक और मेंटर हमारे साथ हैं, लेकिन हम उनको का परिचय कराएं आपसे उससे पहले कहानी से शुरू करते हैं। ये साल है 1992 का। भारत के उदारीकरण को मुश्किल से एक साल हुआ है। दलाल स्ट्रीट में बिजली दौड़ रही है। हर्षद मेहता नाम का एक व्यक्ति सेंसेक्स को 1100 से 4500 तक ले जाता है। पूरा देश मान चुका है कि शेयर बाजार पैसा छापने की मशीन है। इसके बाद घोटाला खुलता है। 4 महीनों में बाजार 43% टूट जाता है। बैंक डूबते हैं, दौलतें रातों रात गायब हो जाती हैं। भारतीय पूंजी बाजार पर भरोसा बनने से पहले ही टूट जाता है। लेकिन कम लोग ये याद रखते हैं कि इसी अविश्वास के अंधेरे के बीच में एक शांत क्रांति शुरू होती है। सेबी को ताकत मिलती है, एनएसई जन्म लेता है, प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड्स को एंट्री मिलती है। कोठारी पायनियर, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन शुरुआती म्यूचुअल फंड होते हैं। भारत में अक्सर कहा जाता है कि ज्ञान की चिंगारियां आवेश में पैदा होती हैं। हम संकटों से सुधरते हैं। म्यूचुअल फंड की क्रांति क्या, इसके बाद का किस्सा आपको पता है, जो हर्षद मेहता के स्कैम से निकली थी। लेकिन उसी फरवरी 1993 में एक छोटे शहर का युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट आदित्य बिरला ग्रुप के दफ्तर में अपनी पहली नौकरी शुरू करता है। आप कह सकते हैं कि हमारे आज के मेहमान ने भारत में म्यूचुअल फंड के उद्योग की नींव से शिखर तक का पूरा सफ़र देखा है, उसका बड़ा हिस्सा रहे हैं और वो भारत की सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएशन कहानी के सबसे महत्वपूर्ण किरदार हैं। आज के हमारे मेहमान हैं विजय मंत्री, फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट। आदित्य बिरला ग्रुप, HDFC की फाउंडिंग टीम, डाइचे एसेट मैनेजमेंट के CEO, PGIM इंडिया का नेतृत्व और JRL मनी के संस्थापक। उन्होंने बबल देखे हैं, उन्होंने क्रैश देखे हैं, उन्होंने रिटेल निवेशकों की मूर्खताएं देखी हैं, उन्होंने रिटेल निवेशकों की सफलताएं देखी हैं। विजय मंत्री की एक मशहूर लाइन है कि बैड रिटर्न्स आर एक्चुअली द बेस्ट रिटर्न्स फॉर सिप इन्वेस्टर्स। क्या ये सही है? आज किसी को पता नहीं बाजार में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। म्यूचुअल फंड निवेशकों को लगता है कि SIP अब FD हुई जा रही है। सोना चांदी चढ़ते हैं तो टूटते ऐसे हैं कि दिल हलक को आ जाता है। तो क्या है इस साल का परिदृश्य? आइए बात करते हैं विजय मंत्री से। विजय मंत्री जी, आपका स्वागत है। उस दौर का कोई किस्सा याद आ रहा हो तो सुनाएं, उसके बाद फिर हम अपने सवालों का पिटारा खोलते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले आपने मुझे बुलाया और आपके इस जो कोशिश है, बहुत अच्छी कोशिश है। मैंने इतना लाजवाब जो आपने शुरुआत की है, ये धुरंधर जैसी शुरुआत है। आपको बहुत मैं कॉम्प्लीमेंट देता हूँ। किस्से तो बहुत हैं। मुझे सबसे पहले किस्सा ऐसा याद है कि शादी नहीं हो रही थी मेरी। मैं रैंक होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट था। कोई भी लड़की देखने वाला आता था, पूछता कि करते क्या होने वाला जमाई, तो बोलता है म्यूचुअल फंड में काम करता है। तो बोला म्यूचुअल फंड क्या है? तो बोला कि शेयर मार्केट में पैसा डालता है। तो लोग पूछते नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। मतलब वहाँ तक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस थी हम लोगों की कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री होती क्या है। लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तो एक पीटर ड्रकर की बुक मुझे मिली लकीली। तो मैंने देखा कि करियर कहाँ बिल्ड करना चाहिए, तो वहाँ बिल्ड करना चाहिए जहाँ लोग फोकस नहीं कर रहे हैं और आपको लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री बहुत बड़ी दिख रही है। तो पीटर ड्रकर ने बोला कि मैनेज असेट्स विल बी करियर ऑफ 21st सेंचुरी। और वो हमने जिया है उस चीज़ को, क्योंकि मैं 30-31 साल की उम्र में मैं HDFC म्यूचुअल फंड का हेड ऑफ सेल्स बन गया था। 36-37 ईयर्स की उम्र में मैं म्यूचुअल फंड का CEO बन गया था, जो कि बहुत, क्योंकि राइजिंग इंडस्ट्री थी इसलिए हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली। और 46-47 ईयर्स की एज में फिर हमने कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ के अपना व्यापार चालू किया। और मैं ये बता सकता हूँ आपको कि चाहे वो नासिक हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे USA हो, चाहे 5,000 रुपया का सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी हो या 5,000 करोड़ कमाने वाला है, जब पैसे की बात आती है तो आदमी का व्यवहार एक जैसा ही होता है। आप अपने आप को कमज़ोर नहीं समझे कि आपके पास कम पैसा है इसलिए आपके पास इंस्टीट्यूशनल विजडम नहीं है। अल्टीमेटली इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी एक आम आदमी बैठा होता है जी। और वो भी अपने जैसे ही, उसके भी फियर, एंग्जाइटी सब होते हैं। और पैसा ऐसी चीज़ है कि जहाँ आदमी का रॉ इमोशन होता है। हम जो भी पढ़ते हैं वो पैसे को एक गणित से जोड़ के देखा जाता है, जबकि पैसा कमाने के गणित को देखने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अंदर भारतीय महिलाएं हमको एक बहुत बड़ी सीख देती है। वो सीख ये है कि भारतीय महिलाओं ने गोल्ड में पैसा बनाया। वो पैसा क्यों बनाया? क्या उन्होंने गोल्ड पे व्यू लिया? क्या उन्होंने जियोपॉलिटिकल स्टडी की? क्या उन्होंने स्टडी की कि डॉलर का डीबेसिंग हो रहा है? उन्होंने क्या किया? जब भी पैसा मिला खरीदा, खरीदते रहे। इंटेंशन था कि कभी नहीं बेचना है। तो आज ये पैसा बन गया। दूसरा पे, एक इंडिया में इतना ज़बरदस्त विजडम है लोगों में,
जिसको हम अप्रिशिएट नहीं करते। इंडिया का ट्रेड डिफिसिट खराब है, उसका कारण बताया जाता है कि भारत में गोल्ड बहुत इंपोर्ट होता है और गोल्ड को एक कंजम्पशन मतलब उपभोग का सामान मानते हैं वेस्टर्न ट्रेड इकोनॉमिस्ट। IMF वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट जो भारत सोना लेके आता है इंडिया में, उसको वो एक कंजम्पशन उपभोग का सामान मांगते हैं। लेकिन हमारी जो घर गृहिणी है वो उसको कंजम्पशन नहीं देखती, वो उसको एक असेट देखती है, वो भी अप्रिशिएटिंग असेट। तो बड़ा इकोनॉमिस्ट कौन हुआ? और एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा आपको बोलो कि भारत ने इंडियन करेंसी हम बोलते हैं 30-40% एप्रिशिएट हुई 10 सालों में, लेकिन उस 10 सालों में भारतीय महिलाओं ने 7,000 से लेकर 10,000 टन सोना खरीदा। किसी इकोनॉमिस्ट ने उनको बोला नहीं, किसी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ने उनको बोला नहीं। सो व्हाट इंडियन वुमेन वर डूइंग, क्या कर रहे थे? वो गोल्ड पे लॉन्ग जा रहे थे, डॉलर पे शॉर्ट जा रहे थे। कितना सक्सेसफुल ट्रेड हुआ। तो इन्वेस्टिंग के अंदर जितना चीज़ों को सिंपल रखा जाएगा, और एक्चुअली इन्वेस्टिंग चीज़ें बहुत सिंपल है, और शायद इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं आपको अलग अलग असेट कैटेगरी का आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा सकता हूँ कि रिटर्न हिस्टोरिकल कहाँ से आया, अभी हम कहाँ खड़े हैं, और आने वाले पीरियड में कहाँ किस तरह का रिटर्न आ सकता है। सर, आपने गोल्ड से शुरू किया तो हम लोग गोल्ड, हालांकि सवाल कुछ दूसरा था लेकिन हम गोल्ड से ही चलते हैं। गोल्ड में ऐतिहासिक रैली देखी, 60 से 70% रिटर्न, और सिल्वर तो बहुत ज़्यादा है। एक सवाल जो गोल्ड के निवेशकों के दिमाग में है, क्योंकि गोल्ड अब ज्वेलरी से और घर में फिजिकल से बाहर निकल कर ETF में आ गया, रिकॉर्ड ETF इन्वेस्टमेंट हुआ है। गोल्ड में अब ये लॉन्ग स्ट्रक्चरल बुल रन है या ये पॉज आ चुका है, या यहाँ के बाद अब गोल्ड का किस्सा ख़त्म, वापस चलते हैं इक्विटी डेट की तरफ, जो होना था यहाँ हो लिया? देखिए, आप ये बड़ा फनी सिचुएशन है इस दुनिया में कि यहाँ कोई भी एसेट कैटेगरी चीप नहीं है। हाँ, इस समय तो कोई नहीं। रियल एस्टेट, प्रेशियस मेटल, और इकोनॉमी के अंदर जो भी थ्योरी दी जाती है वो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे दी जाती है। फ्यूचर में वो थ्योरी अपहेल्ड होगी कि नहीं होगी किसी को पता नहीं है। किसी ने बोला कि इंटरेस्ट रेट ऊपर गया तो गोल्ड टूटेगा, इस बार बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों? तो पूरा थ्योरी 40-50 साल की, डॉलर मजबूत हुआ फिर भी गोल्ड नहीं टूटा। तो 40-50, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है एक इवेंट, US रशिया वाला प्रॉब्लम। तो आप 2021 के डेटा देखिए, जो टोटल सेंट्रल बैंक्स की होल्डिंग थी उसमें गोल्ड 13% था और US डेट 26% था। पलट गया। अभी 25 में क्या हो गया कि गोल्ड 25% हो गया और उसके नीचे हो गया, 60% से नीचे आ गया। तो मुझे लगता नहीं कि सेंट्रल बैंक 25% के ऊपर गोल्ड को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगी, क्योंकि पिछले 5-6 महीने के डेटा है कि सेंट्रल बैंक का बाइंग एक्चुअली 21% कम हो गया। पिछले साल ज़्यादा था, इस साल थोड़ा सा कम हुआ है। तो लेकिन जो मोमेंटम चलता है ना किसी एसेट कैटेगरी का, तो एकदम स्टॉप नहीं होता, वो कोई बैलेंस में कभी भी खड़ा नहीं रहता। तो मुझे लगता है गोल्ड का 80 to 90% रैली इज बिहाइंड अस। अच्छा। और अगर आप गोल्ड का मैट्रिक, जो मैं गोल्ड को फॉलो करता हूँ कि मैं 10-10, 15-15 साल के रोलिंग रिटर्न देखता हूँ, तो अभी जो गोल्ड का रिटर्न है 10 साल का, वो 2000 नवंबर 11 में जो रिटर्न था उसके बराबर आ गया। हाँ। लेकिन जब भी हम कोई असेट कैटेगरी की स्टडी करें तो खाली हिस्टोरिकल डेटा को लास्ट माइल नहीं मानना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि अभी क्या सिचुएशन है। तो अभी कैश जो अवेलेबल है सिस्टम में वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो ETF के अंदर पैसा आ रहा है वो उसकी वजह से आ रहा है। इक्विटी में बहुत पैसा बना लिया, प्रॉपर्टी में पैसा बना लिया, तभी इसकी तरफ ट्रांसफ़र करो। तो अभी जो बाइंग ज़्यादा हो रही है, आपने बहुत सही बोला कि वो ETF की वजह से बाइंग हो रही है, और मुझे लगता है लास्ट लेग है गोल्ड रैली का। मुझे लगता नहीं कि गोल्ड में यहाँ से कुछ बड़ा पैसा बनने की उम्मीद मुझे तो नहीं दिखती है। एक और सवाल इसमें पूछ लें फिर इमीडिएट पीरियड में। एक और सवाल इसमें आपसे पूछ लें। गोल्ड और सिल्वर में हमने बड़े लंबे लल देखे हैं, बहुत लंबा समय देखा है, डिकेट्स का प्राइस में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ, और जब मूवमेंट होना शुरू होता है तो स्ट्रक्चरल तेजी इस तरीके की पहली बार हमने दिखाई दी है। लोगों के दिमाग में एक बड़ा सवाल ये है
कि एक तो गोल्ड एज अ एसेट क्लास अब अपनी पोजीशन बदल चुका है। इससे पहले तक वॉल स्ट्रीट के बैंकर्स गोल्ड को बाबरिक रेलिक कहते थे, वो जॉन मेनॉर्ड केन्स की पुरानी थ्योरी, गोल्ड का कोई मतलब नहीं। आज भी मुंबई में तमाम लोगों से अगर आप बात करिए फंड मैनेजर्स, उनका कहना है कि गोल्ड की कोई डिमांड तो है नहीं है, गोल्ड की वैल्यू को कैसे जस्टिफाई किया जाए। बहुत सारे लोग गोल्ड को आज भी डिस्कार्ड करते हैं इन्वेस्टमेंट में, लेकिन अब धीमे धीमे लोगों ने कहना शुरू कर दिया। देखिए सेबी ने जो नए रूल्स आज जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उन्होंने जारी किए, उसमें भी गोल्ड की इन्वेस्टिंग का रास्ता खोल दिया है। एक सवाल जो लोगों के दिमाग में रहता है कि गोल्ड 2008 और 2009 की जो रैली थी, जो 2010 की रैली आई थी जब लीमन क्राइसिस हुआ था, उसके आसपास फंडामेंटली अप्रोच क्या बदल गया गोल्ड को लेकर? गोल्ड अब भी वही पुराना इन्फ्लेशन हेज मेटल है, या गोल्ड रियली अब हाई स्पीड फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग का टूल बन चुका है जहां लेवरेज बेट ली जा रही है? और अगर लेवरेज बेट ली जा रही हैं गोल्ड और सिल्वर में, तो फिर ये कहना कितना सही है कि गोल्डमैन सैक्स से अगर $6,500 के गोल्ड का रेट प्रोजेक्ट कर रहा है इस साल के लिए, तो वहाँ तक गोल्ड नहीं जाएगा? देखिए, आपने बहुत ही 3-4 सवाल इसके अंदर पूछे। मैं कोशिश करूँगा पूरी ईमानदारी से हर सवाल का जवाब देने की। तो कोई भी प्रोजेक्शन कुछ भी कर सकता है, वो एक्सेल शीट मैनेजमेंट है। 2000 पे कोई बोलता तो 6,500 बोलता तो समझ में आती थी बात। जिस संस्था की नाम ले रहे हैं उन्होंने एक नोट निकाला था कि ऑयल $200 टच हो जाएगा, उसके आसपास ऑयल कहीं आपको दिखता नहीं है, और सारे रैशनल उस टाइम उस चीज़ के दिए जाते हैं। तो आपको समय के साथ अपने विचार बदलने पड़ते हैं और पड़ेंगे। ओके, जैसे भारत में एक बच्चियों को लायबिलिटी समझा जाता था, बच्चों को असेट समझा जाता था, जो 5,000 साल से चल रहा था। क्या वो बात हम उसको अभी रोक के रख सकते हैं? उस चीज़ को आपको समय के साथ बदलना पड़ेगा। बच्चों ने प्रूव किया कि वो किसी से कम नहीं है, वो एज मच असेट है जितने एक लड़के होते हैं। हम भी ट्रेंड थे कि इक्विटी इज़ द बेस्ट असेट कैटेगरी, गोल्ड इज़ अ बारबेरिक रेलिक। हमको भी चीज़ें सिखाई गई थी और हम भी इस चीज़ें सीख के आए हैं। लेकिन आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी, माहौल देखना पड़ेगा कि जो 30, 40, 50, 60 साल का ग्लोबल सिस्टम चल रहा था, एक प्रेडिक्टेबिलिटी थी, वो अभी ब्रेक हो गया। तो यूएस पूरी दुनिया को एक स्टेबिलिटी दे रहा था, यूएस डॉलर स्टेबिलिटी दे रहा था। 70-80 सालों से वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्ट हो, पहले वर्ल्ड इतना इंटरकनेक्टेड नहीं था, तो वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड हो गया। उसका बेस था यूएस का सिस्टम। अगर वहीं ट्रबल आ गया और ट्रेड इतना बढ़ गया, तो फिर क्या करेगा ट्रेड? या तो बिटकॉइंस की तरफ जावे, लेकिन वहाँ बड़े चैलेंजेस है, तो फिर वर्ल्ड गोल्ड की तरफ देख रहा है। गोल्ड, और जब गोल्ड बढ़ा तो उसके साथ सिल्वर का भी बढ़ गया, बिकॉज उसका रेशो पैग होता है। और दूसरा हमने देखा कि अलग अलग रैशनल दिए जाते हैं कि सिल्वर का यूटिलिटी ईवी के अंदर भी ये है वो। जब भी कोई एसेट कैटेगरी बढ़ती है उसका डेफिनेटली यूटिलिटी बताया जाता है। लेकिन गोल्ड का जो आप प्राइस अप्रिसिएशन देख रहे हैं 10 साल वाला, अभी 10 साल का रिटर्न देख रहे हैं, दीज आर सेम एट 2011, इट हैपन इन पास्ट एज वेल। तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या दिख रहा है गोल्ड में? 25 साल का रिटर्न, 10 साल का रिटर्न गोल्ड में ऐसा कई बार आ चुका है, लेकिन 25 साल का रिटर्न पर्टिकुलरली आईएनआर में जबरदस्त दिख रहा है। तो हम उस डेटा देख रहे गोल्ड में बड़ा बुल मार्केट है। लेकिन हमको ये देखना है कि आज से 25 साल पहले 2001 था, गोल्ड का दाम 1980 में $850 था, और 2001 में गोल्ड का दाम $250 हो गया। तो जो असेट कैटेगरी 21 साल से $850 से $250 के आसपास आई, ऑलमोस्ट बॉटम में थी, वहां से हम उसका रेफरेंस पॉइंट हम लोग $5,000 वहां से हम तो कोई भी डेटा देखो ना, तो रेफरेंस पॉइंट देखना। जैसे अमिताभ बच्चन ने एक पिक्चर में बोला था ना, किसी जुम्मन मियाँ की गवाही दी, तो बोला जुम्मन मियाँ कितने बड़े थे? तो बोला जुम्मन मियाँ इतने बड़े थे। तो किसी ने बोला कि अरे अरे वो तो एक मुर्गा है। तो उसने बोला हजूर में नीचे वाला हाथ अभी तो लाया नहीं है। तो जब भी आपको डेटा देखो ना, जुम्मन मियाँ की तरह देखना चाहिए कि डेटा देख लिया, उसका बेस भी देखो हम कहाँ से चालू कर रहे हैं। तो अगर आप वो बेस देखोगे तो गोल्ड के रिटर्न एक्चुअली आर वेरी नॉर्मल, दे आर अभी हमको बहुत ज़बरदस्त दिख रहे हैं। बिकॉज एक तो क्या हो गया, देखिए कि आज हम वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया। पहले आप सुबह उठते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, अपने काम पे लग जाते थे, शाम को न्यूज़ देखते थे, काम पे लग जाते थे। अभी आप 24 आवर्स गोल्ड न्यूज़ से घिरे हो, और बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी उसके साथ। तो हाँ, तो वो एक चीज़ का, और एक जो वायरल चीज़ होती है नेगेटिव या पॉजिटिव, वो उसको एकदम बड़ा बना के दिखा देती है, तो लोगों के दिमाग में चल रहा। बट
कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, गोल्ड आप कोई भी चीज़ को कोरिलेशन नहीं बिठा सकते। जैसे मैं आपको डेटा बताता हूँ, 1970 में गोल्ड का दाम $35 था, बाद में $850 हो गया 1980 में। 92 में गल्फ क्राइसिस हुआ, गोल्ड का दाम कहीं नहीं बढ़ा। ओके, इंडिया पाकिस्तान वार हुआ 2001 में, 99 2000 में कुछ तकलीफ नहीं हुआ। 1930 में वर्ल्ड वार हुआ, 1940s में वर्ल्ड वार हुआ, गोल्ड का प्राइस कुछ नहीं हुआ। 1962 में इंडिया चाइना वार हुआ। तो ये जियो पॉलिटिकल, ये सब आप एक रीजनल, एक इंसान ढूंढता है कोई भी कैजुअल चीज़ में एक रेफरेंस पॉइंट ढूंढता है कि इसमें कुछ स्टोरी निकल के आ रही है। पहले बोला जाता है कि बॉम्बे में अगर रियल एस्टेट ऊपर गया तो इक्विटी नीचे जाएगा, इक्विटी ऊपर गया तो रियल एस्टेट नीचे जाएगा। एक थ्योरी बनी थी, वो थ्योरी सारी की सारी, हाँ अब तो देखिए डेट और इक्विटी दोनों सारा ही धराशायी हो गया। यूएस में बोला गया 2021 में, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने बोला कि व्हेन इंटरेस्ट रेट गोज अप यूएस मार्केट विल गो डाउन बिकॉज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ऊपर चला गया। ये थ्योरी थी, ये कुछ ऐसा हुआ। इट इज़ नॉट अ नेचर्स लॉ, ये हमने बना के एक्सपीरियंस देख के किए। लेकिन इकोनॉमी में एक पावर है, पावर ऑफ रिफ्लेक्शन, या उसका एक शब्द में आपको याद नहीं आ रहा, कि जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो हम भी उस चीज़ को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे आप इस रूम में आए, टेम्परेचर है, आप आए, आपकी आने की वजह से रूम का टेम्परेचर इम्पैक्ट होगा। तो वही होता है, जब हम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो उस चीज़ को भी हम लोग इम्पैक्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से गोल्ड नेचुरल हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन ऐसा कहा जाता है। मैं पर्सनली डेटा देख के इस बात को नहीं मानता। असेट कैटेगरी अच्छा परफॉर्म किए, बट सबसे बड़ा मैटर क्या है, कैन यू प्रिडिक्ट कि गोल्ड में आज से क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा। प्रिडिक्ट करो तो किस बेसिस पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। ओके, द मोस्ट प्रिडिक्टेबल असेट कैटेगरी इज बैंक डिपॉजिट, उसके बाद डेट म्यूचुअल फंड आते हैं, डेट वाले प्रोडक्ट आते हैं, और उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट प्रेडिक्टेबल असेट कैटेगरीज एक्चुअली इक्विटी। तो ये बात है। गोल्ड से आगे चलते हैं। गोल्ड पे और भी कई सारे सवाल हैं। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, पूछ ही लेता हूँ फिर आगे चलता हूँ। गोल्ड की जो मौजूदा रैली है वो एक किस्म से मॉनेटरी ट्रस्ट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस है, मार्केट ये मान रहा है। क्या ये नो कॉन्फिडेंस में लौटेगा? क्योंकि लोग, अगर आप लॉन्ग टर्म गोल्ड को देखें तो लॉन्ग टर्म गोल्ड का पीवट कहाँ से देखा जा रहा है कि यहाँ से गोल्ड पीवट करेगा। वो पीवट तब करेगा जब दुनिया के इन्वेस्टर्स और मार्केट्स डॉलर में ट्रस्ट वापस लेकर आएंगे, करेंसीज में ट्रस्ट वापस लेकर आएंगे। आज ग्लोबल बैंक्स के फॉरेक्स रिजर्व में 25%, 30%, कुछ जगह तो 30% से ज़्यादा हिस्से पर गोल्ड बैठा हुआ है। तो क्या यही सबसे बड़ा हेज नहीं है कि फॉरेन बैंक्स या जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स अपने फॉरेक्स रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा, एक क्वार्टर हिस्सा, चौथाई हिस्सा गोल्ड में रखे हुए हैं? तो गोल्ड की कीमत गिरने का मतलब है उनके रिजर्व की वैल्यूएशन गिरना, बिल्कुल गिरना। तो क्या वो गोल्ड को इस लेवल से तक यहाँ रोकने की कोशिश करेंगे? क्योंकि जैसे ही रोज हर साल एक सर्वे आता है उसमें बैंक्स कहते हैं कि नहीं, हमारी गोल्ड एपेटाइट खत्म नहीं हुई। ठीक, पिछले साल हमने 600 टन खरीदा, 800 टन खरीदा था, इस साल हम 600 टन खरीदेंगे। लेकिन 600 टन तो खरीदेंगे, आपने 800 टन खरीदा था $4000 के रेट पे, और आप 800 टन खरीदोगे $5200 के रेट के ऊपर। तो ये जो पजल लोगों के दिमाग में है, इसका क्या जवाब है कि सेंट्रल बैंक, क्या वो दौर आएगा 90s में जो हमने देखा था, सेंट्रल बैंक गोल्ड सेल करते थे और मार्केट में गोल्ड गिरता था? तो क्या वहाँ से पीवट आएगा? ये लोग जानना चाहते हैं। नहीं, मुझे देखिए वो आपका पॉइंट वैलिड है, लेकिन वो $4000 से 5200 वो खाली इंक्रीमेंटल गोल्ड पे है। हाँ, अगर 5200 हुआ, आपके पास ऑलरेडी 1000 टन है, आपको 50 टन ही लेना है। हाँ, तो आपका 1000 टन $200, $500, $1000, $2000 पे लिया हुआ है। तो आपका उसमें वैल्यूएशन गेन इतना ज़बरदस्त हो गया कि आप $50-100 टन लेने में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी उसके अंदर। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, मुझे लगता है कि डॉलर के अलावा हम दूसरी करेंसी की तरफ जा रहे हैं। आज कंट्री बायलैटरल ट्रेड कर रही है, तो वो दौर ज़्यादा स्पीड पकड़ेगा। और उसके लिए हमको वेरी ऑनेस्टली आज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को ग्रेट करेगा कि नहीं करेगा वो सवाल है, लेकिन भारत को ज़रूर वो ग्रेट करके जाएगा, क्योंकि एक सोए हुए शेर को उन्होंने जगाया है जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हम कर नहीं रहे थे। तो इसके इम्प्लीकेशन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में बहुत
ज़बरदस्त होने वाले हैं। वो किस दिशा में जाएंगे आज बैठ के सोचना बहुत मुश्किल है। तो आज आपको क्या हर क्वार्टरली मंथली डेटा देख के डिसीजन लेना, आज आप डिकेडल कॉल आज बैठ के नहीं ले सकते गोल्ड पे, मैं तो नहीं ले नहीं ले सकता सकते। आज। हाँ, हाँ, हाँ। वापस इक्विटी की तरफ चलते हैं। विजय सर, आप बार बार एक कहते हैं कि बाजार जो है वो कंपनियों की अर्निंग्स के पीछे जाता है। जैसे कि आपने घर में कोई एक पेट पाल रखा हो तो दाएं बाएं घूमते घूमते वो आपके पीछे चला जाता है। आपकी एनालॉजी है जो आप कहते रहते हैं। लेकिन 2026 की शुरुआत में बाजार बिल्कुल भटका हुआ है, बिल्कुल जैसे परेशान सी गाय या डॉग नहीं होता वो दिखता है। कभी वो ग्लोबल इक्विटी को सूंघता है, कभी वो एफपीआई आउटफ्लो पे परेशान हो जाता है। तो अगर आपकी एनालॉजी में ही सवाल को फ्रेम करूं मैं, तो मालिक किस दिशा में चल रहा है? यानी कॉर्पोरेट अर्निंग्स क्या इतनी मजबूत हैं कि वो भारतीय बाजार को अनुशासन में ला सकें और आपकी वो थ्योरी सही हो सके कि नहीं बाजार तो अर्निंग्स के पीछे भागता है? ये देखिए, थ्योरी पिछले 30-40 साल के डेटा भारत के हैं ओपन मार्केट के, और यूएस के तो 50-60-100 साल के डेटा हैं। हमको समझना है कि इक्विटी में रिटर्न आता कहाँ से। ओके, इक्विटी का मतलब होता है, हिंदी में होता अंश। अंश का मतलब होता है हिस्सा। जब आप इक्विटी खरीदते हैं तो आप हिस्सेदार बनते हैं व्यापार के, 0.0001% आप उसके हिस्सेदार बनते हैं। इक्विटी में पैसा कमाया कैसे जाता है? कंपनी की प्रोडक्ट बिकते हैं, कंपनी मुनाफा करती है। अब कंपनी के प्रोडक्ट कहाँ से बिकते हैं कि जिस प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप और हम लोग करते हैं, तो वो सारा प्रोडक्ट आता है भारत की जीडीपी के अंदर। तो अगर आप डेटा देखो तो भारत का जीडीपी पिछले, मैं खाली सेंसेक्स के डेटा बता रहा हूँ, 12-13% बढ़ा भारत का जीडीपी नॉमिनल। बीएसई सेंसेक्स का अर्निंग भी 12-13% ही बढ़ा 30-35 साल में। और वही आपको बीएसई सेंसेक्स के अंदर आपको रिटर्न दिखेगा, वो एकदम क्लॉकवाइज है। आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर क्या कर सकता है कि वो अपना रिश्ता किसी लिस्टेड स्टॉक से आइडेंटिफाई कर ले कि आपके पास एसबीआई का अकाउंट है, आपने एचडीएफसी से लोन ले रखा, आप सुबह सुबह चाय में ब्रिटानिया का बिस्किट खाते हैं, आप सुबह नूडल खाते हैं, आप मेडिसिन लेते हैं, आपका भाई कोई आईटी कंपनी में काम कर रहा है, आपके पास महिंद्रा एंड महिंद्रा की एजेंसी है, आपके पास एचयूएल के स्टॉकिस्ट है। आप 4-5 कंपनी से अपना रिश्ता बना लें, उस कंपनी का 20 साल का मुनाफा देखें और उस कंपनी का 20 साल का शेयर प्राइस का ग्रोथ देखें, वो आपको एकदम आइडेंटिकल दिखेगा। तो अगर भारत का जीडीपी बढ़ने वाला है तो कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा, अगर कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा तो आपको शेयर मार्केट में ग्रोथ दिखेगा। ये मैथमेटिकल इक्वेशन एकदम फिट बैठती है। लेकिन उसके बीच में क्या होता है, 2 साल 3 साल 4 साल 5-5 साल का ऐसा दौर आता है कि जब जीडीपी नहीं बढ़ती है प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट नहीं बढ़ता है मार्केट बढ़ता है, मार्केट बढ़ता है प्रॉफिट नहीं बढ़ता है। ये चलता रहता है 3-4-5 साल का। लेकिन 15-20 साल के इक्वेशन में एकदम ये क्लॉकवाइज काम करता है और मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। तो जैसे आज हम देख रहे हैं कि आईटी कंपनी का सपोज हम सिचुएशन लें, आज तो उनका प्रॉफिट ख़राब नहीं है, लेकिन मार्केट देख रहा है कि फ्यूचर इनका प्रॉफिट इनका फ्यूचर सिचुएशन इनका ख़राब हो सकता है, इसलिए उनको अलग तरह का वैल्यूएशन दिया जा रहा है। जबकि कंज्यूमर टेक कंपनी, फिनटेक कंपनी का पी मल्टीपल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी तरफ फ्यूचर की तरफ लोग देख रहे हैं। तो बाजार हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है और ये 1-2 साल 3 साल का ऐसा, जैसा आपने 2025 का बोला, 26 का भी दे, ये एक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं हम। ये ग्रेट टाइम है इन्वेस्टर को कि जब रिटर्न नहीं छूट रहे हो, तब आपको पैसा डालना चाहिए, तब आपकी हिम्मत दिखती है। और वही आदमी जो एक्यूमुलेशन फेज में, ड्रॉ डाउन फेज के अंदर इन्वेस्ट कर पाता है, अल्टीमेटली वही पैसा बना के निकलता। बाकी मार्केट टाइमिंग करने वाला, नेक्स्ट हॉट हैंड ढूंढने वाला कभी पैसा नहीं बनाता। लेकिन क्या ये इतना वाटर टाइट, इतना शिलालेख जैसा फार्मूला है? एक आईडीएफसी बैंक में 590 करोड़ गायब होते हैं और उसके क्वार्टर भर के मुनाफे के बराबर उसको चपत लगती है, और पूरा 5 साल में 6 साल में इन्वेस्टर ने जो उठाया होता वो 3 दिन में 4 दिन में निकल जाता है। तो बाजार की जो वॉलेटिलिटी है वो लोगों को इन सारी थ्योरीज पर के भरोसे को हिलाती है, क्योंकि हम उस दौर में नहीं हैं जैसा आपने शुरुआत में कहा ना कि ऊपर आदमी बैठा हुआ है, लेकिन अब तो मशीनें बैठी हुई हैं,
बॉट्स बैठे हुए हैं जिनके सामने एक रिटेल ट्रेडर उनसे लड़ रहा है बाजार में 700-800 पॉइंट का की वॉलेटिलिटी एक घंटे में दिखाई देती। ऐसी स्थिति में लोग अपनी नर्व्स पे कंट्रोल कैसे रखें? ऐसे उनको ये लगे कि उनको तो पता ही नहीं है वो जिससे लड़ रहे हैं वो तो एक बॉट है, वो तो एक सेकंड में मिलियंस ट्रेड कर रहा है, तो उसे फिर ये लॉन्ग टर्म की जो थ्योरी होती है उस पर भरोसा उसका डिगता है। वो देखिए ऐसा है कि जो जैसे आपने एक बैंक का इलस्ट्रेशन लिया, तो मार्केट एक स्टॉक नहीं है। क्यों इक्विटी मार्केट में आपका पैसा बनता है? इट सिंगल इंडिविजुअल स्टॉक बहुत वॉलेटाइल हो सकता है, वहाँ 10 गुना पैसा बन सकता है, 50, 60, 80, 90% पूरा जीरो भी हो सकता है। उसका कारण क्या है कि कोई भी गिवन सिचुएशन में एक विनर्स और एक लूजर होता है। एक आदमी का नुकसान हुआ, दूसरा आदमी का, जैसे हम पॉलिटिक्स देखते हैं, एक पार्टी हारी दूसरी पार्टी जीती। सपोज आज हम मार्केट में बैठे हैं, हीरो मोटर्स का मार्केट शेयर का नुकसान हुआ तो शायद बजाज को मिले, शायद टीवीएस को मिले। लोग 2 व्हीलर से 4 व्हीलर की तरफ अपग्रेड हो रहे थे, मारुति शायद आपके लिए काम आवे। सिटीज़ के अंदर मेट्रो लग रहा है तो वो वाली कंपनियां शायद आपके लिए काम करें। कोविड आ गया तो हॉस्पिटल, आईटी कंपनी। तो आपके पोर्टफोलियो में ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टॉक्स अवेलेबल हैं। सपोज आज आप म्यूचुअल फंड की तरफ पैसा नहीं डाल के आप गोल्ड ले रहे हैं, तो गोल्ड फाइनेंस कंपनी आपके पास है, ज्वेलरी वाली कंपनी आपके पास है। आप घर ले रहे हो तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपके पास है। आप घर बना रहे हो तो सीमेंट, मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी या बिल्डिंग मटेरियल कंपनी आपके पोर्टफोलियो में। तो जहाँ भी आपका पैसा जा रहा है वैसे रिलेटेड स्टॉक आपको 400-500 स्टॉक पूरी भारत की मार्केट कैप का 90%, 98% है, वो आपको मिलता है। तो खाली एक स्टॉक से आप नहीं इम्पैक्ट हो रहे हो। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जैसे 2 बैंक का भी नाम आया था बीच में हरियाणा वाले मैटर में, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट अभी सोचे कि हमको बड़ी बैंक को काम देना है जी। हाँ, तो फायदा किसका होगा? हाँ, किसी एसबीआई का, किसी पीएनबी का। एग्जैक्टली ये मार्केट में हमेशा ही चलता आ रहा है और ये चलता रहेगा। और ये पूरा वाटर टाइट इसलिए है कि आपने डेट में पैसा डाला, ठीक है, तो डेट में रिटर्न कहाँ से छूटेगा? उसका कूपन आएगा, उससे रिटर्न छूटेगा। तो वैसा ही इक्विटी के अंदर कि अगर आपका जीडीपी बढ़ेगा तो कंपनियों के मुनाफे बढ़ेंगे और इक्विटी के मुनाफे बढ़ेंगे। जैसे आपको एक छोटा इलस्ट्रेशन देता हूँ, जैसे आज निफ्टी है 25,000 पे और निफ्टी का ईपीएस हम लेते हैं 1,200 रुपया, सपोज करो आर्ग्यूमेंट से। अब हम समझते हैं कि बाजार कहीं नहीं जाए 5 साल तक, लेकिन इंडिया का जीडीपी 12-13% नॉमिनल टर्म में 10%, 12% बढ़ रहा है, तो ये आपका 1,200 रुपये का ईपीएस 2,400 हो जाएगा। जब 2,400 हो जाएगा तो पी मल्टीपल हो जाएगा आपका 12, आपका डिविडेंड यील्ड हो जाएगा 4%। क्या करोगे आप? तो ये एकदम क्लॉकवाइज चलता है। और आपने जो बहुत अच्छा सवाल किया कि लोगों का विश्वास डगमगा जाता है। विश्वास डगमगाने का कारण बताऊं क्या आपको? असेट कैटेगरी में कॉन्फिडेंस नहीं है। असेट कैटेगरी में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? वो कॉन्फिडेंस जापान में ज़्यादा क्यों है, अमेरिका में ज़्यादा क्यों? उसका रीज़न बताता हूँ, भारत में रीज़न कम क्यों है। सबसे पहली इंश्योरेंस कंपनियाँ, स्कॉटिश विडो इंश्योरेंस कंपनी 17वीं सेंचुरी में स्कॉटलैंड में आई। बैंक, जिसको हम बेंच सबसे इस्तेमाल वर्ड है, इटली में वो बैंकर्स बेंच में बैठ के बिजनेस करते थे, वहाँ से आया। वो 15-16 सेंचुरी में बैंक प्रोडक्ट आए। इंश्योरेंस 17वीं सेंचुरी में आया। मैनेज असेट 19वीं सेंचुरी के बिगनिंग में आया। और इन सारी कंट्रीज़ के अंदर पहले अलग रिलीजन था, उसके बाद अलग रिलीजन आया, तो सारा हिस्टोरिकल कल्चरल लर्निंग वो सारा उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। दे मूव टू द न्यू गॉड। भारत में क्या है, फाइनेंशियल एसेट्स एक्चुअली बहुत लेट आए। तो हमारा इन्वेस्टमेंट क्या था? फिजिकल एसेट। आपने बैंक में डाल दिया पैसा, आप बैंक भी बहुत बाद में आए। रियल एस्टेट होता था और सबसे पहले गोल्ड होता था। रियल एस्टेट वाज नॉट इवन इट वाज मोर ऑफ अ कंजम्पशन आइटम। ओके, पोस्ट 70s 80s ये बड़ा इन्वेस्टमेंट। तो इस जब गोल्ड में हम 3,000 5,000 10,000 साल से इन्वेस्ट करते आ रहे, ठीक है, तो वहाँ कॉन्फिडेंस नहीं हिलता बिकॉज वी हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। ओके, कहानियों में कहा जाता है कि राजा ने सोने की मोहरें दी, किसी ने बोला नहीं कि डीमेट में शेयर्स ट्रांसफर कर दिए किसी को। ओके, तो उस दौर से हम लोग निकल के आ रहे हैं। अभी पहले जैसे हम अब ये मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि इतना दिमाग में घुस चुका बात कि नेगेटिव होने के बाद भी हिलता नहीं। जैसे आज बोला राजा ने हीरे जवाहरात दे दिए। हीरे का मतलब क्या है? डायमंड। अभी वहाँ लैब ग्रोन डायमंड आ गया। लेकिन क्या लोगों का जिनको ज्वेलरी से मोहब्बत है, क्या डायमंड खरीदना
बंद हुआ है क्या? आप देखिए 30-40 सालों में इक्विटी का भी वही कैटेगरी हो जाएगा कि जहां दिस विल बिकम फ्रंटलाइन असेट कैटेगरी। जब आपका रिटर्न छूटेगा तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इस असेट कैटेगरी के अंदर बढ़ना, और एक्चुअली इट इज़ द लीस्ट रिस्कियस असेट। लोगों को समझ में नहीं आता है चीज़। मैं आपको बताता हूँ क्यों लीस्ट रिस्कियस असेट है इक्विटी कंपेयर टू एनी अदर असेट कैटेगरी। पहला हम लेते हैं बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट में कितना इंटरेस्ट मिलता है आपको? 4%, सेविंग्स पे 5% और एफडी पे 6 से 7%। आपका लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या है? हाँ, वो तो अगर प्रैक्टिकल इन्फ्लेशन माना जाए तो डबल है उसका, डबल है, 12 से 12 जो भी है। तो जिस असेट कैटेगरी के अंदर अगर आपके पैसे तो की तो ग्रोथ नेगेटिव है, वो नेगेटिव हो गया। तो नाउ वी कम टू गोल्ड। लोगों को बोलता है गोल्ड बहुत सेफ असेट कैटेगरी, एकदम मानता हूं मैं, असेट कैटेगरी सेफ है, बट गोल्ड में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? लिक्विड नहीं है। लिक्विड तो है गोल्ड, और उसके अलावा क्या असेट रिस्क है? चोरी का है, थेफ्ट का है, घूमने का है, सेफ कीपिंग का है, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क गोल्ड में क्या मालूम है? फिजिकल थ्रेट टू लाइफ। हम उसको डिस्काउंट नहीं करते, ये है। अब आते हैं प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी के अंदर फ्रॉड, हर तरह की बदमाशी, और लिक्विड का इशू, फ्रॉड, लिक्विडिटी। आप नेशनल क्राइम ब्यूरो के डेटा देखो, एवरी ईयर 10 पीपल डाई बिकॉज ऑफ रियल एस्टेट रिलेटेड डिस्प्यूट्स ओनली, और 2/3 ऑफ कोर्ट केसेस इन इंडिया और इन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। आज कहीं भी कोई कोर्ट में चले सबसे ज्यादा लिटिगेशन प्रॉपर्टी। आज भाइयों बहनों में झगड़े का सबसे बड़ा रीजन क्या है? इज दैट नॉट अ रिस्क इन असेट कैटेगरी? इज ओनली प्राइस मूवमेंट रिस्क इन द असेट कैटेगरी? और जो कंट्रोलेबल है, आप जो आपकी प्रॉपर्टी उसमें कोर्ट केस है, आपके हाथ में नहीं है, वो 20 साल चलेगा, 30 साल चलेगा, 50 साल चलेगा, ये कंट्रोलेबल है। वो कंट्रोलेबल किस तरह? आप रेगुलर इन्वेस्ट करो, आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट करो, और आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करो, तो आपका पैसा बनना तय। लेकिन इसके दाम रोज आते हैं और ये बहुत अनर्विंग है, और इसीलिए इक्विटी में बहुत कम लोग पैसा बना के निकलते हैं, क्योंकि वो उनको, जैसे आप, जानकारी होना अलग बात है जी। जैसे आप में बैठे हैं, आपको डाइटिशियन ने बोला कि आपको ये चीज़ नहीं खानी है, 1 दिन नहीं खाएंगे, 2 दिन नहीं खाएंगे, शाम को 4 बजे घर पे आ रहे हैं, प्लेट पे समोसा पड़ा है टेबल पे, 1 दिन नहीं खाएंगे, 2 दिन नहीं, उसके बाद क्या होगा? आपका दोस्त बोला चल कटिंग चाय पीते हैं और वड़ा पाव खाते हैं, आप 1 दिन रोकोगे, 2 दिन, उसके बाद क्या होगा? ये सर डिसिप्लिन में नहीं रहना इंसान की फितरत है। इसलिए आपको एक होल्डिंग हैंड चाहिए जो आपको डिसिप्लिन में रखे। तो इक्विटी का सारा गुण ज्ञान है डिसिप्लिन। सर एक सवाल जो दूसरे तरफ से बाजार में एक और बड़े प्लेयर हैं, केवल हम छोटे इन्वेस्टर्स और DI की बात नहीं करते हैं, FPIs बड़े प्लेयर हैं। 1.6 लाख करोड़ रुपए FPIs ने निकाले 2025 के आंकड़े में। पूर्व रिकॉर्ड आउटफ्लो है, 8 महीने से लगातार बिकवाली है। कहा यह गया कि पैसा जा रहा है AI के मार्केट्स में, अमेरिका में, ताइवान में, कोरिया में। एक सवाल जो बहुत सारे निवेशक हमसे पूछते हैं, आसपास आपसे भी पूछते होंगे, कि क्या ग्लोबली भारत एक एसेट क्लास के रूप में टेबल पर है भी कि नहीं है? क्योंकि AI का जो पूरा रुख है पिछले 1 साल का हमें दिखाई दिया है, वो भारत की स्ट्रक्चरल डी रेटिंग जैसा दिख रहा है। वो उन स्टॉक से लगातार निकल रहे हैं जिन्हें हमें लगता है कि जो भारत की ग्रोथ स्टोरी की कहानी है। अब यहाँ पर एक सवाल आप जैसे लोगों से पूछना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप इसमें बेहतर पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। अगर मैं आम निवेशक की तरह से देखूं तो क्या ये एक कंट्रेरियन पर्सपेक्टिव है कि 2012 से 2024 के बीच में FIs ने 3 लाख करोड़ बेचे, लेकिन निफ्टी 3 गुना हो गया? ये पहली सुलझाइए, क्योंकि जब आप FIs का डेटा शाम को देखते हैं मार्केट कवर करने के बाद, और हफ्ते भर का डेटा आता, तो आपको दिखता है कि दुनिया भर के सारे बड़े आलिम फाजिल निवेशक भारत की स्टोरी को डीरेट कर रहे हैं। उनको AI स्टोरी नहीं दिख रही है भारत में। नहीं है, सही बात है, नहीं है। क्या ये जो कंट्रेरियन पर्सपेक्टिव है ये लेना चाहिए? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर तो ले रहे हैं परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, क्योंकि AUMs के पास पैसा पड़ा हुआ है, कैश फ्लो, तो बाजार में ज़रूर खरीदने जाएंगे। लेकिन अगर आप उनके फैसले को एनालाइज करना चाहें तो उनका एक कंट्रेरियन व्यू कितना स्टैंड करता है कि क्या हमको, जब ग्लोबल इन्वेस्टर हमें बेच रहे हैं, तो हम अपना पैसा उसी स्टॉक्स में लगाते रहें? देखिए, ये तो मुझे कहानीबाजी लगती है ज़्यादा, क्योंकि 1998 के बाद पहली बार 2025 में फॉरेन इन्वेस्टर्स आर लीस्ट बुलिश ऑन इंडिया। लेकिन 27 साल में ये सवाल डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने इक्विटी के बारे में हमेशा पूछा। कारण मोदी जी हो सकता, कारण कांग्रेस हो सकता, कारण UPA 1-2, ये सब कहानीबाजी है।
उससे आपका भला हुआ क्या आज तक? जब एफआई बुलिश थे तो आप बुलिश थे क्या उस बाजार में? ओके। दूसरा सवाल है कि आप एफआई के नज़रिए से सोचो, दे आर इन टू बिजनेस टू गेट मनी, और पैसा तभी आएगा जब उनका परफॉर्मेंस टॉप में रहेगा, अच्छा रहेगा, तो वहाँ पैसा डालेंगे जहाँ लगता है उनको अगले 1-2 साल में ज़्यादा पैसा बन सकता है। तो जो हेज फंड्स हैं, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, जो अपॉर्चुनिस्ट है, जो खाली एसेट एलोकेटर हैं, वो लोग डेफिनेटली इंडिया से पैसा निकालें। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो कैल्पर जैसे इंस्टीट्यूशंस है, बड़े पेंशन फंड है, वेल्थ मैनेजर है, उनके लिए इंडिया इज ए स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी फॉर लॉन्ग टर्म। अब बाकी सब छोड़िए, मैं तो एचडीएफसी ग्रुप में काम किया। एचडीएफसी ग्रुप में एफआई की होल्डिंग हाईएस्ट है। जब से एफआई ने पैसा डालना चालू किया, एचडीएफसी स्टॉक ने 20% प्लस सीएजीआर दिया है। सामने बेचने वाला कौन था? डोमेस्टिक इन्वेस्टर था। क्या किया उसने? वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक को बेच रहा था वो। तब एफआई पे सवाल नहीं उठाया कि क्यों मेरा माल तू खरीद रहा भाई? तूने अपने जो स्टॉक 1000 गुना बढ़ गया, 100 गुना बढ़ गया, 500 गुना बढ़ गया, वहां आप बेच रहे हो खुले हाथ से। वो अपने अपॉर्चुनिटी, अगर आप एचडीएफसी बैंक का स्टॉक डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के हाथ में होता तो आज कितनी बड़ी वेल्थ वो बना के निकलते। तो मैं सवाल को फ्लिप करता हूं, अगर आपको रियल एस्टेट में भरोसा है भारत के, तो फिर इक्विटी में भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि इक्विटी से ज़्यादा रियल एस्टेट ज़्यादा इक्विटी ने रिटर्न दिया है। जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो सारे सवाल आते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो सारे सवाल कहाँ गौण हो जाते हैं भाई, कि गोल्ड का पी मल्टीपल क्या है, गोल्ड का प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, गोल्ड के बारे में एफआई क्या सोच रहे हैं। ठीक है ना? गोल्ड में खाली डिमांड होती है, सप्लाई नहीं होती है। इंडिया में सप्लाई नहीं होती बिकॉज गोल्ड इज असेट कैटेगरी, वो खरीदते टाइम में लिक्विड है, इसलिए इंडियन। लेकिन इंडिया में बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड आप देखो क्या होने वाला है। दुनिया में 3500 टन गोल्ड बनता है साल का अप्रोक्सीमेटली। हाँ, इतने। 850 टन भारत इंपोर्ट करता है, 850 टन चाइना इंपोर्ट करता है, और बाकी सारी दुनिया के देश, सेंट्रल बैंक, एक चौथाई तो सेंट्रल बैंक की खरीद रहे हैं पिछले एक साल में। तो एक चौथाई सेंट्रल बैंक, एक चौथाई इंडिया, एक चौथाई चाइना अप्रोक्सीमेटली, एक चौथाई सेंट्रल बैंक, एक चौथाई इंडस्ट्रियल यूज या रिटेल ईटीएफ में। ओके, नाउ भारत की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होगी, फैमिली साइज ऑलरेडी श्रिंक होना चालू हो गया। हमारी दादी, ग्रेट ग्रैंड मदर, मदर, मेरी स्पाउस, सब ने गोल्ड खरीदा। नेक्स्ट जनरेशन की बच्चियों को गोल्ड के बारे में क्या ओपिनियन है? क्या 1-1 किलो की, 50-50 ग्राम की, 100 ग्राम की? नहीं है। हाँ, ब्रेसलेट, तंगड़ी पहन के निकल सकी, पहनेगी क्या वो? नहीं। Now just assume what will happen when the household decision moves from current generation to millennial और Gen Z, तब गोल्ड का क्या होगा? आप तब सोचिए, जब चाइना की पॉपुलेशन में सिंगल चाइल्ड पॉलिसी की वजह से एक बच्चे को ग्रैंड पेरेंट, नाना नानी, दादा दादी, मम्मी पापा का सोना मिलेगा एक बच्चे को। भारत में वही चीज़ होने वाली है। अब मैं तो वो देख रहा हूँ 20-30 साल बाद उसमें क्या होने वाला है। वही मेरे हिसाब से बहुत बड़ा अगर हुए तो बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल, जैसे कोरिया में बोलते कि 2100 तक लेते थे, चाइना कोरिया की शायद 1/3 पॉपुलेशन रहे ही नहीं। हाँ, रहेगी नहीं। तो वहाँ रियल एस्टेट का क्या होगा उस बाजार में? जापान की स्थिति देख लीजिए, आधा जापान खाली है रियल है। एस्टेट का। वो जहाँ हमने टीज में बबल देखा था, जो एम्पायर पैलेस था, उसका वैल्यूएशन शायद पूरी वर्ल्ड का, जो हमने बबल देखा था, और आज चाइना का प्रॉपर्टी मार्केट डिप्रिसिएशन में है। तो आप ये कभी एज्यूम मत करके चलिए कि जो चीज़ अभी चल रही है वो हमेशा चलने वाली है। परिवर्तन तो शाश्वत नियम है। तो मेरे हिसाब से इक्विटीज़ में तो मुझे एटलीस्ट नेक्स्ट 20-30 ईयर्स इंडिया में कुछ भी प्रॉब्लम दिखता नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन का पर कैपिटा इनकम खाली $2800 हुआ अभी। When it goes to 3000, 3200, 3500, 4005, तो आप देखिए किस तरह के चमत्कार भारत में होते हैं। और इस तरह के न्यूज़ फ्लो हमको हमेशा, मैं भी टाइम्स मैगजीन के हेडलाइन देख रहा था पिछले 8-10-15 बार के, इज़ इंडिया गवर्नेबल, इज़ इंडिया, व्हाट हैपेंड टू इंडिया आफ्टर इंदिरा, हम सब सुने हैं सर, है ना, लेकिन भारत अपना। तो मेरा सवाल जो था शुरुआत में कि DIIs जो कंट्रेरियन ले रहे हैं एफआईज के अगेंस्ट, निवेशकों को उस पर भरोसा रखना चाहिए?
नहीं, डीआई कॉन्ट्रियल नहीं ले रहे हैं। डीआई के पास पैसा आता है तो उस पैसे को उनको लगाना होता है, उनको लगाना होता है। तो कोई कॉन्ट्रियल बैट डीआई नहीं ले रहा है। ओके, पैसा आ रहा है, अर्निंग ग्रोथ बहुत रोबस्ट है। अभी आपको क्वार्टरली नंबर दिखाता हूँ दिसंबर 2025 के जो डेटा आ गए हैं। ओके, निफ्टी 500 का अर्निंग ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 14% अप है। स्मॉल कैप का अर्निंग ग्रोथ 26% अप है। तो ग्रोथ तो है इंडिया में और ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है। तो उनके बेट सही हैं, उनकी बैट सही है और आपको मालूम पड़ जाएगा 1.5 साल के अंदर। अगला सवाल मेरा आईटी से। आईटी का प्रॉफिट पूल कोविड के समय 20% था, अब 8% रह गया। बाकी तमाम डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसीज़, बाकी चीज़ें हैं, टेक खर्च घट रहा है, एआई का रिस्क है। आप 2012 से ही आईटी को लेकर थोड़ा सतर्क थे, आपकी ओपिनियन शुरुआत से ऐसे। हाँ, 2021 से आप कोविड के दौर से ही आप आईटी को लेकर सतर्क थे। एआई भारत के आईटी का जल्लाद है, उसका किलर है, या उसका अगला अवतार है? बड़ी सीधी सी दो टूक बात, क्योंकि आईटी स्टॉक्स जैसे मेल्ट कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, आंकड़े लोगों को पता है, हम सबसे रिकॉर्ड बुरी स्थिति में आईटी कंपनियों के। ये भारतीय आईटी का सूर्यास्त है या पुनर्जन्म है? बहुत मुश्किल है बोलना, क्योंकि वहाँ भी अलग अलग तरह के लोग अलग अलग बातें बोल रहे हैं। तो मेरा लॉजिक वो नहीं था, मेरा लॉजिक दूसरा था। मैं जब 2021 में इंडियन आईटी का रिटर्न देखा तो 10 साल का रिटर्न 22% कंपाउंडेड था जी, मतलब 7 से 8 गुना पैसा बना था। और जब मैं इंडिया का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ देखता हूँ, इन कंपनियों का नॉमिनल अर्निंग ग्रोथ देखता हूँ 9 से 12% है, तो फिर आप 22% रिटर्न कहाँ से दे रहे हो भाई? 10 साल में कंपाउंडेड। तो आपका अर्निंग ग्रोथ 3 गुना बढ़ा, लेकिन आपका रिटर्न 22 गुना 7-8 गुना हो गया। जस्टिफाइड नहीं था। दूसरा, मैंने उसी पीरियड में क्या देखा कि ज़बरदस्त हायरिंग हो रही थी और सैलरी लेवल बहुत बढ़ रहे थे। 30% 40% पे आप रिट्रेंच करके लोगों को ले रहे थे, मतलब दूसरे लोगों को ले रहे थे। चर्न बहुत ज़्यादा था। तो आईटी में एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है लोगों का कॉस्ट। अगर वही आपका बढ़ रहा है तो आपका मार्जिन पे प्रेशर आएगा। तीसरा, हमने देखा उस टाइम जीसीसी बड़ा बन के आ रहा था। तो हमने तीनों फैक्टर देख के बोला कि इनकी अर्निंग ग्रोथ पे चैलेंज है, इनकी कॉस्ट बढ़ रही है, हिस्टोरिकल रिटर्न बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पैसा कहाँ से बनेगा भाई? तो वो कॉल हमने लिया। और तब तक एआई नहीं आया तब तक एआई का मेरे को कुछ इल्म नहीं था कि एआई पे क्या होने वाला है। एआई 2024 एआई 2024 के अंदर आया है। और जब भी कोई एसेट कैटेगरी इस दौर से निकलती है, ओके, तो ये बैलेंस में ख़त्म नहीं होती है, वो थोड़ा डीप जाती है। इज दिस ए कोडक मोमेंट फॉर इंडियन आईटी इंडस्ट्री? ओनली टाइम विल टेल। आज कोई आईटी स्टॉक लेके बैठा है और उसके बाद आईटी जबरदस्त चलता तो हीरो दिखेगा आपको। लोग बोलेंगे यार इतना तो होना चाहिए, 14 का पी मल्टीपल 15 के, तो आपने क्यों नहीं लिया? और आज अगर 14 का पी मल्टी लेके सपोज कोई भी पी मल्टीपल आईटी इंडस्ट्री नहीं चला तो लोग बोलेंगे तेरे में इतनी भी अक्ल नहीं है क्या? ओके, तो इन्वेस्टिंग इज नॉट वेरी वेरी इजी। सो व्हाट विल डू इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन? आपको क्या पड़ी कि आईटी लो? क्यों अपने को प्रूव करना कि ये मुझे कि 5 साल बाद बहुत बड़ा हो जाएगा तो मैं विजनरी दिखूंगा? कोई इतना हीरो बनने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ देखो जहाँ प्रिडिक्टेबल आउटकम बहुत ज़्यादा। इंडिया में हेल्थ केयर का आउटकम इतना ज़बरदस्त रहने वाला है। आपको 1-2 डेटा बताता हूँ मैं, बहुत इंटरेस्टिंग। अभी इकोनॉमिक सर्वे आया इंडिया का। ओबेसिटी इन अमंग्स वुमेन हैज़ गॉन अप फ्रॉम 9% ऑफ वुमेन टू 23-24%. सेम इन द मेल. सेकेंड, द कंजम्पशन ऑफ पैकेज फूड 2005 में $1 बिलियन के नीचे पैकेज फूड का कंजम्पशन था। 2025 में वो 36-37 बिलियन डॉलर हम पैकेज फूड खा रहे हैं। तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा जी? तो मेरे को लगता है हेल्थ केयर सेक्टर बहुत बड़ा। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इतना बड़ा बनने वाला है। अभी चाइना +1 पॉलिसी नहीं है, एनीथिंग बट चाइना पॉलिसी है। मैं काफ़ी लोगों से मिला। मैंने अभी जियो वर्ल्ड में कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन दी, तो एक यूरोपियन कंट्री का एक एक्स एम्बेसडर था, वो रीच आउट टू मी और मुझे बोला कि मंत्री जी 200 करोड़ से 1000 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनियां हेल्थ केयर के अंदर, ग्रीन एनर्जी के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, तो लॉट्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज वुड लाइक टू इन्वेस्ट एंड पार्टनर विद दीज इंडियन कंपनीज। तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा तेजी आने वाला है। एनर्जी पावर, बिकॉज एआई को चलाएगा कौन अल्टीमेटली? केबल इंडस्ट्री, हीटिंग इंडस्ट्री, एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री,
ये सारी इंडस्ट्री में, और BFSI एक्सेप्ट बैंक को छोड़ के आप जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंटरमीडिएशन बिजनेस है, तो वहाँ आप कंजम्पशन, वहाँ आप अपॉर्चुनिटी देखो ना, आपको जरूरत थोड़ी कि भाई IT में आपको देखना है. सो कैन इंडिया बी स्टोरी ऑफ इंडियन मीडिया स्टॉक? ओनली टाइम विल टेल. सर छोड़ दे IT, पर म्यूचुअल फंड वाला बेचारा क्या करे? उसके पोर्टफोलियो में TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा इतना बड़ा हिस्सा लिए बैठे हुए हैं बराबर. सबसे बड़ा चैलेंज है. और दूसरा है, आपने 2021 से बिजनेस मॉडल्स को समझने की कोशिश की. इन्वेस्टर ये भी जानना चाहता है कि फंडामेंटली इंडियन IT कंपनीज के बिजनेस मॉडल लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि वो दो तरह से फंसा हुआ है. इन्फोसिस का स्टार स्टॉक था. हर म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में लार्ज कैप में मल्टी कैप में इन्फोसिस बैठा है, TCS बैठा हुआ है. अब म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर तो उसको इतनी जल्दी खाली नहीं करना चाह रहा. तो एग्जैक्टली उनके जो डिसीजंस हैं या उनका इसको होल्ड करना लंबे समय तक, जबकि FIs लगातार IT में इंडियन में बिकवाली कर रहे हैं. बेचारा म्यूचुअल फंड वाला करे तो क्या करे? वो फंड मैनेजर लड़ तो सकता नहीं है कि भाई तुमने इन्फोसिस क्यों ले रखा है यार, 50% से नीचे आ गया, TCS यहाँ रखा हुआ, वो क्या करेगा? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया. तो ये समझना चाहिए कि म्यूचुअल फंड वाला क्यों होल्ड करके रखता है. डेटा आते हैं, काफ़ी लोग डेटा बना के बेचते हैं. एक तो अगर आपके पास IT सेक्टर फंड है तो उसमें आपको IT में स्टॉक में डालना ही पड़ेगा, आपका मैंडेट बहुत क्लियर है. दूसरा, इंडेक्स के अंदर IT का वेट 8-9% जितना भी है, आपको उसके आसपास वेट रखना पड़ेगा. आप एकदम जीरो वेट नहीं रख सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो आपको रखना पड़ेगा. इंडेक्स फंड है, वो आपको इंडेक्स फंड में अगर जितना इंडेक्स में वेटेज है आपको उतना इंडेक्स फंड में रखना पड़ेगा. आर्बिट्राज फंड भी कॉल लेते हैं अगर वहाँ आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी दिखती है. तो मुझे लगता नहीं इंडस्ट्री में एक आध फंड के अलावा कोई भी फंड IT पे आज की तारीख में ओवरवेट है. हाँ नहीं, लेकिन इंडेक्स तो फंड में तो आधा हिस्सा तो IT की गिरावट ही खा जाती है. नहीं, देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने देखी. अभी निफ्टी में सपोज हम कर लो 8%, 9% जो भी IT का है, तो ये सारे स्टॉक IT स्टॉक 20 से 30-50% गिरे हैं, लेकिन आपका निफ्टी उतना नहीं गिरा. ये ब्यूटी है मैनेज पोर्टफोलियो, ये ब्यूटी है एक कंस्ट्रक्टेड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कि एक जगह खड्डा भी हो जाए ना, लेकिन आपका वेट वहाँ पे उतना नहीं होता है, इसलिए आपको इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा. सपोज यहाँ से IT स्टॉक 100 गुना बढ़ गए ना, तो भी उन फंड का NAV इतना नहीं बढ़ेगा. तो आपको एक बैलेंस अप्रोच उसके अंदर मिलती है, इसलिए आपको उस एंगल से वो चीज़ को, इसलिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ज़्यादा अच्छा रहता है आपके लिए. तो हम पोर्टफोलियो पे आ गए, तो पोर्टफोलियो का सवाल पूछ लिया जाए. आप अक्सर कहते थे पोर्टफोलियो की बिरयानी होता है, पोर्टफोलियो में ज़्यादा मसाला है तो ज़्यादा जलन है, ज़्यादा चावल है तो ज़्यादा फीका है. हमारे पोर्टफोलियो में इस समय जो परिस्थिति, और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज सेबी ने पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग के लिए और कैटेगरीज के लिए नए तरीके के स्ट्रक्चर इशू किए हैं. जिस दिन हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो सेबी की तरफ से नया गाइडलाइंस आया. आज हमारे पास अगर हम पोर्टफोलियो देखें सर, अपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देखें और बाकी लोगों का देखें, लार्ज कैप एवरेज के आसपास बैठे हुए हैं एक म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में, मिड कैप प्रीमियम पे बैठे हुए हैं, और स्मॉल कैप जो हिस्टोरिकल एवरेज है उससे नीचे है. तो क्या लार्ज कैप लेड पोर्टफोलियो सबसे अच्छी बिरयानी है, जिसमें मसाला भी कम है, चावल भी फीका नहीं है, स्वाद भी ठीक है, या फिर मिड कैप और स्मॉल कैप का स्पाइस हमने इतना कम कर दिया है कि हम एक्चुअली जो आप कह रहे हैं कि 26% के आसपास की अर्निंग ग्रोथ है उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसका फ़ायदा हमें नहीं मिल रहा है? तो क्या वो बिरयानी की रेसिपी है अब इस समय? देखिए, पहले देखिए निफ्टी का कंस्ट्रक्ट क्या है. निफ्टी में 38% के आसपास बैंक्स है, निफ्टी में 11-12% शायद FMCG और 8-9% आपका IT है. 3 सेक्टर निफ्टी के 50% हैं. IT में जब हमने बात कर ली, FMCG कंपनी का मुझे लगता है बेस्ट डेज ऑफ FMCG कंपनीज आर बिहाइंड अस. उनको वापस वो वाले दिन नहीं आएंगे. उसके अलग अलग स्ट्रक्चरल रीजन है. और बैंक्स है, और बैंक्स में जो बैंक्स ने जो प्रीमियम कमा लिया कर लिया, आने वाले पीरियड के अंदर वो नहीं रहने वाला. फिनटेक आ गए, लोग स्मार्ट हो गए, इतना सेविंग अकाउंट में करंट अकाउंट में पैसा नहीं रखते. तो इंडिया की सारी स्टोरी आउटसाइड फ्रंटलाइन स्टॉक्स है. आपको बहुत इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूँ. मैं किसी का वीडियो देख रहा था, मुझे उन सज्जन का नाम याद नहीं, वरना उनको पक्का क्रेडिट देता था यहाँ पे मैं. 98 से लेके 2023 का पीरियड, ढंग से सुनिए आप, 98 से लेके 2023-24 का पीरियड, 25 साल का पीरियड है. कितने 6500 के आसपास स्टॉक्स थे. कितने स्टॉक ने 25% के ऊपर रोलिंग रिटर्न में CAGR दिया है? तो आउट ऑफ 6500, 3000 स्टॉक्स ने एक बार लाइफ में
25% के ऊपर CAGR दिया है, देखिए 47% ऑफ द स्टॉक। अभी हम सोचें कि कोई स्टॉक रिपीट भी हुए हैं रोलिंग रिटर्न में, तो मालूम पड़ा कि आपको पास 25 साल में 12,000 ऐसे अपॉर्चुनिटी थी जहाँ 25% के ऊपर CAGR बना है स्टॉक्स का, एक एक का। उस डेटा को अब डीपली एनालाइज करो तो मालूम पड़े कि मोमेंट सम स्टॉक रीच 10,000 करोड़ मार्केट कैप, उसके बाद खाली 2 स्टॉक ने 5 साल में 25% के ऊपर CAGR दिया है। द मोमेंट स्टॉक टचेज 50,000 करोड़ इन मार्केट कैप इन इंडिया, एक भी स्टॉक ने आज तक 25% का रिटर्न 5 साल का दिया नहीं है। सारी कहानी उसके बाहर है, उसके बाहर आपको वो ट्रेडिशनल मॉडल से बाहर निकलना पड़ेगा। क्लीन कंपनी, हाई ROE, ये सब जाके झुंझुनवाला जी ने जब लुपिन लिया था ना, लुपिन का बैलेंस शीट इतना स्ट्रांग नहीं था, और जो 25% CAGR आए ना, उन कंपनी को ट्रेडिशनल फिटमेंट में आता ही नहीं है वो ROE, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सब। तो सारा इंडिया का कहानी एक्चुअली उसके बाहर है। तो आपको उससे लार्ज कैप के बाहर अभी दुनिया, हाँ लार्ज कैप में सेफ्टी है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, लेकिन आपको पैसा बनाना तो आपको लार्ज कैप के बाहर देखना पड़ेगा। बावजूद इसके कि 73% स्टॉक अपने पीक से नीचे हैं, तो आप इस बिरयानी में कितना स्मॉल कैप और मिड कैप डाला जाए? देखिए वो मतलब 73% स्टॉक नीचे, तो मतलब बिरयानी दम बिरयानी बन रही है बहुत उसका अच्छी तरह आँच लग गई उसके ऊपर, तो आपको अच्छा स्वाद शायद मिलेगा। एक सवाल जो लोगों के दिमाग में बराबर आता है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। भारतीय निवेशकों को अब बारात के काउंटर में सलाद ही नहीं खाना चाहिए। 6% 7% का रिटर्न इंडिया में मिल रहा है, चमक थोड़ा थोड़ा बेटर एफडी डॉलर INR में ज़्यादा है, तो थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स को देखना चाहिए। और फंड ऑफ फंड भी हैं, और अभी सेबी ने रेगुलेशंस भी दिए हैं, नैस्डैक में, निफ्टी में, हैंग सेंग में जाना चाहिए। इस पूरे ट्रेंड को आप कैसे लेते हैं? क्या अब ये ज़रूरी हो गया है कि एक समझदार इन्वेस्टर के लिए, खासतौर से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट स्टॉक में तो नहीं, क्या उन्हें अपने पोर्टफोलियो में ग्लोबल एक्सपोजर्स बढ़ाना चाहिए? लगातार ये दिख रहा है क्योंकि भारतीय स्टॉक मार्केट ग्लोबल स्टॉक मार्केट से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। पिछले एक साल में हमने ये डिफरेंस देखा है। आपकी क्या राय है इसमें? बहुत डिफ़िकल्ट है इस चीज़ को ढंग से समझ पाना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्यों बता रहा हूँ आपको मैं कि आज ये बात क्यों आ रही है, क्योंकि इंडियन बाज़ार का रिटर्न अच्छा नहीं है और बाकी बाज़ार का रिटर्न बहुत अच्छा है। तो बाकी बाज़ार कौन से में पैसा डालेंगे आप? आज पिछले साल हम सब 2026 के बिगिनिंग में हम बैठे थे तो कोरिया का रिटर्न 70% से 90% दिख रहा था, लेकिन उसके एक साल पहले कोरिया वाज द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट। तो आप कब एंट्री करते? इसके 2 कारण आपको बताऊं। जो आउटसाइड US मार्केट की तेजी आपको दिखी, उसके 2 बड़े कारण हैं। एक तो डिकेडल अंडर परफॉर्मेंस था, तो आप कब पिक करते? 3 साल पहले करते, 2 साल का अंडर परफॉर्मेंस, 4 साल पहले करते, कब करते? आपका टाइमिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, अगर आप इनको डीपली एनालाइज करो तो मालूम पड़ा कि इनमें जो भी स्टॉक्स हैं, जो AI रिलेटेड स्टॉक, उनकी वजह से बाजार में तेजी है। फॉर इंस्टेंट US में जो भी रिटर्न आया, 50% रिटर्न ओनली केम फ्रॉम 7 स्टॉक्स। चाइना में 6, साउथ कोरिया में 2 और ताइवान में 1 स्टॉक की वजह से सारा रिटर्न आया। तो इतना, और इंडिया में अगर देखो तो आपको बुके बहुत बड़ा, अभी कोलंबिया ने 100% के ऊपर रिटर्न दिया है। कंसंट्रेशन है। सवाल ही उठता है कौन सी कंट्री आप पकड़ोगे। आज बैठ के हम हिस्टोरिकल रिटर्न एनालाइज कर रहे हैं, बट आज आपके पास पैसा है, कहाँ पैसा डालोगे, सवाल ये उठता है। और जब भी ग्लोबल मार्केट की बात होती है, 2/3 इज एक्चुअली US ओनली, और US के अंदर बिग रिटर्न्स कम फ्रॉम मेगा 7। सो अगेन वी गोइंग बैक टू फ्रॉम अ मोर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो दैट इज इंडिया, वी आर लुकिंग एट इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग विच इज एक्चुअली मच मोर कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये मुझे अगर प्रेडिक्टेबल आउटकम दिखता है किधर, तो मुझे प्रेडिक्टेबल आउटकम इंडियन मार्केट का वेरी ऑनेस्टली आपको लेना है तो 5-10% थोड़ा, बट सवाल ये उठता है कि कौन सा बाजार आप लोगे। ये बड़ा चूज़ करना बहुत। तो आप अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वर्ल्ड ग्लोबल इंडाइसेस फंड ले लो, वो सबसे अच्छा है, जहाँ सारी कंट्री का प्रोपोर्शनल एलोकेशन आपको मिल जाता है। आखिरी सवाल पे हम आगे अपने गोल्ड से शुरू किया था, ख़त्म करेंगे और उसके बाद हमारे रैपिड फायर सवाल। 31,000 करोड़ का मंथली SIP हम देख रहे हैं, लेकिन जनवरी में 24,000 करोड़ के गोल्ड ETF में डाल दिए गए। भारतीय इन्वेस्टर आपके निगाह में स्मार्ट हो गया या फिर हर चमकती चीज़ के पीछे दौड़ रहा है?
भारतीय नहीं, ये इंसान की फितरत है जी। कि आपको, अगर आप शादी के खाने में गए तो सबसे ज़्यादा भीड़ आपको गोलगप्पे काउंटर पे ही मिलेगी। वो जहाँ चस्का है, जहाँ रिटर्न सबसे ज़्यादा है। एक साल पहले सब स्मॉल कैप की तरफ जा रहे थे। तो ये ग्लोबल फिनोमेना है कि पीपल चेस हिस्टोरिकल रिटर्न। इन्वेस्टिंग इज आगे वाला मिरर में देखने वाली बात है, लेकिन हम पीछे वाले मिरर में देख के आगे ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट आउटकम सही नहीं होता। तो सही चीज़ क्या है, आपको देखना है कि किसी भी एसेट कैटेगरी में पैसा बना है तो जब बना तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, वो देखेंगे तो शायद आपका ज़्यादा फायदा होगा। आखिरी सवाल निवेशकों के लिए, जो निवेशक अक्सर हमसे पूछते हैं, 10 साल में 50 लाख बनाने हैं, पोर्टफोलियो कैसा हो, रेशियो क्या, डेट कितना हो, हाइब्रिड कितना हो, इक्विटी कितना हो, गोल्ड कितना हो, और एक बात और ये बताइएगा कि इसका मिरर टेस्ट क्या है, इक्विटी में कितनी गिरावट झेलने की क्षमता होनी चाहिए। बाजार में अब लोग कह रहे हैं 20% का झटका अगर सह सको तो मार्केट में बैठे रहो, ये सही है क्या? देखो, इस बाजार में 20% का झटका लगने की मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा। बिल्कुल। तो यहाँ आप 10-15% से ज़्यादा सवाल ही उठता है कि क्या आप 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल बिना रिटर्न के बैठ सकते हो क्या? तो मैं आपको इस सवाल को अलग तरीके से बताता हूँ, दैट इज़ मच मोर मीनिंगफुल। सपोज आपको 10 करोड़ का कॉर्पस बनाना है और आपने 50,000 रुपये की SIP चालू की, 12% CAGR आपने लिया, तो पहला करोड़ बनने में 11 साल लगेंगे, दूसरा करोड़ बनने में 4 साल 5 साल लगेंगे, और जो लास्ट के करोड़ बनने हैं वो 10-10, 11-11 महीने में बन जाएंगे। तो सबसे बड़ा जो पहला जर्नी है ना 10 साल का, वो कैरी करना बहुत मुश्किल काम है। अगर वो आपने एक दफ़े कैरी कर ली ना, तो फिर आपके लिए अगली रफ्तार तेज है। जब आप MBBS करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, CA बनते हैं ना, तो लोग भूल जाते हैं 3 साल के पहले 20 साल पढ़ाई की थी भाई उसने। तो वही कहानी इक्विटी की है। तो मुझे लगता है कि यहाँ 20% रिस्क, मैं म्यूचुअल फंड की बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल स्टॉक की नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ मुझे 20% रिस्क बिल्कुल नहीं लगती। म्यूचुअल फंड में नहीं है, बिल्कुल नहीं लगती मुझे बाजार में। स्टॉक्स में है, इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो पता नहीं, वो 20 गुना बढ़ भी सकता है, दैट आई कांट कमेंट, बट और मुझे पता नहीं किसके पास कितना स्टॉक है। तो म्यूचुअल फंड में मुझे 20% का कोई गिरावट नहीं लगता। आपको 50 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ जो भी पोर्टफोलियो बनाना है, आप चालू करिए। आप अज्यूम करिए इंडिया में GDP 12%, 13% बढ़ेगी, ढंग का पोर्टफोलियो बना तो 14% आपका रिटर्न आ सकता है। मतलब हर 5.5 से 7 साल के बीच में आपका पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में डबल हो सकता है। हम आ गए रैपिड फायर राउंड पे, सीधे सवाल और स्ट्रेट जवाब। AI की मार में भारत में का कौन सा दिग्गज टिकेगा, TCS, इन्फोसिस या HCL? मुझे कुछ पता नहीं है सर इसके बारे में। अगर आपका पोर्टफोलियो बिरयानी हो तो हैदराबादी होगी, लखनवी होगी या कोलकाता होगी? मैं तो बिरयानी खाता नहीं हूँ, मैं तो थाली खाता हूँ। तो थाली में मुझे सब कुछ चाहिए, वो मेरे पोर्टफोलियो में है। 20 साल के लिए फिजिकल गोल्ड या 10 कंजम्पशन कंपनीज का पोर्टफोलियो? मुझे लगता है 10 डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड, उसमें थोड़े सेक्टर थीमेटिक हो जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगा। 2025 की सबसे बड़ी लर्निंग जो आपको व्यक्तिगत रूप से बाजार से मिली, निवेशकों को बताना चाहते हो? कि हमने 2025 के बिगनिंग में बोला कि इट इज़ अ ईयर ऑफ एक्यूमुलेशन, और 2026 भी शायद ईयर ऑफ एक्यूमुलेशन रहेगा, लेकिन पेशेंस रखना, पेशेंस के बाद ही पैसा बनेगा। कोई एक किताब, आपने शुरुआत में पीटर ड्रकर की किताब का जिक्र किया जहाँ से आपने पढ़ाई के दिनों में, कोई एक किताब जिसको आप बार बार रेफ़र करते हो, कोई एक फिल्म जिसे आपको लगता है जिसमें आपकी कहानी है, जिसने आपकी कहानी को इन्फ्लुएंस किया, और कोई एक जीवन मंत्र जिसे आप लेके चलते हो? तो मुझे लगता है कि महाभारत, अब अगर आप रामायण तो पढ़ो, वो मन को शांत देती है, लेकिन आपको कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ को ढंग से समझना, तो आप महाभारत जितनी बार पढ़ो, आपको अलग अलग, क्योंकि आप भी ग्रो करते हो तो आपको नई नई रीडिंग आती है। और भगवत गीता अगर आप पढ़ो तो आपका जीवन एकदम अलग हो सकता है, लेकिन लगातार इस पर थोड़ा समय भी दें तो आपका जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा होने की। और अल्टीमेटली इन्वेस्टिंग के अंदर वही जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि मैंने भाई तेरे को सब कुछ समझा दिया है, अभी आपको जो ठीक लगे करिए। और फिल्म तो बहुत है, मतलब अलग अलग दौर पे अलग अलग चीज़ें पसंद आती है। अभी धुरंधर मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत आइकॉनिक मूवी थी। आखिरी सवाल जहाँ से हम शुरू हुए थे, क्या आप अभी भी इस सिद्धांत पे कायम हैं कि बाजार में सबसे अच्छा खरीदने का समय तब होता है जब 10 साल का रिटर्न सबसे ज़्यादा खराब हो? बहुत, ये बेस्ट वे है टू इन्वेस्ट। मैं एक शीट रन करता हूँ सर, उसमें
हर दिन का, हर महीने की बिगनिंग का पिछला 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल का रिटर्न निकालता हूँ और उसके आगे देखता हूँ उसके बाद क्या हुआ। तो जब भी मैंने देखा 10 साल का रिटर्न खराब है, आने वाला पीरियड का रिटर्न बहुत अच्छा रहा। लेकिन जब उस डेट को आप जाते हो और उस डेट का न्यूज़ हेडलाइन देखते हो, इतना नेगेटिव दिखता है कि आदमी पैसा नहीं डाल सकता। थैंक यू विजय सर, समृद्धि शास्त्र में आने के लिए, इतने खुलकर हमारे सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे दर्शकों को वो सारे सूत्र देने के लिए जो उनके लिए भविष्य में निवेश के रास्ते में निवेश करने और निवेश में बने रहने के लिए सहायक साबित होंगे। आप सबका भी धन्यवाद। अगले समृद्धि शास्त्र में फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ।